हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, टाइम एंड द टेंस। इस चैप्टर पर अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें और फिर आगे बढ़े। टेंस के इस चैप्टर में हमने प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोला जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन दोनों को हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल जीके एजुकॉट को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा, और जब भी हैज हैव का प्रयोग किया जाता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है गो, वेंट, गोन। तो वेंट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब क्या है इसमें गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई, गोन। तो हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ये बन जाता है स्ट्रक्चर। तो हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर आप ये सीख गए तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इनके रूल्स याद रखने, इनके स्ट्रक्चर याद रखने सबसे महत्वपूर्ण है। आगे अब देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम लाइफ में यूज करते हैं तो उसके क्या रूल्स है वो हम यहाँ पे समझते हैं, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम उस एक्शंस में करते हैं जो अभी तुरंत समाप्त हुआ हो। याद रखिए, जब हम कोई एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, वो अभी जस्ट समाप्त हुआ, खत्म हुआ है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं सी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज रिटन क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका अर्थ निकलता है उस वह पत्र लिख चुकी है। तो चुका है, चुकी है, चुके है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में दर्शाते हैं। और इंग्लिश में क्या या देखेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, आई हैज गॉन टू पटना मार्केट। तो ये एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जब हम उस एक्शन में यूज करते हैं जो तुरंत समाप्त हुआ हो। और रूल नंबर सेकंड आ जाता है, जिसमें बताया गया है जब कोई एक्शन पास्ट में होता है, जब हम कोई कार्य पास्ट में करते हैं और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाई देता है, तो वो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, उसने अपनी उंगली काट ली है, यानी अभी क्या इफेक्ट है उसका, उसका खून बह रहा है। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है, वह उस कार्य से अब मुक्त है। तो ये जो एक्शन हुआ है ये पास्ट में हुआ है, लेकिन इनका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में है। वैसे ही माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरी पुत्री सब सेब खा गई है, अर्थात दूसरे के लिए एक भी सेब नहीं छोड़ी है। तो ये हमने जितने पढ़े, इनका एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन इनका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है। रूल नंबर थ्री में बताया गया है कि कुछ एक्शन हमने पास्ट में स्टार्ट किए थे और वे अभी भी जारी है। कुछ एक्शन, कुछ कार्य हमने पास्ट में बीते हुए समय में शुरू किए थे जो अभी तक जारी है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और ऐसे एक्शन में क्योंकि हमने पास्ट में स्टार्ट किए थे तो उनको दर्शाना जरूरी होता है किस समय से शुरू किए थे, तो उसके लिए हम फोर और सिंस का यूज करते हैं। तो फोर और सिंस को याद रखिए, पास्ट एक्शन को वर्तमान में जारी तक दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और फोर और सिंस के साथ समय को दर्शाते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, मैं 1999 ईस्वी से इस घर में रह रहा हूं, यानी कि उन्होंने 1999 में यहाँ पे रहना शुरू किया था और अभी भी यहीं पर ही है।
ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे फॉर का यूज किया है, वह 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, तो वह फ्राइडे से यानी शुक्रवार से बीमार है, जो अभी भी बीमार है। तो ये आप समझे होंगे, आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रूल आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में खत्म हो चुका है, लेकिन उसका समय पता नहीं है, तो वहां पर भी हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी सी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका है। हैव यू रीड द अरेबियन नाइट, क्या तुम अरेबियन नाइट बुक को पढ़ चुके हो। तो ये एक्शन पास्ट में हुए हैं, पास्ट में खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनका समय अज्ञात है, तो यहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल आ जाता है दोस्तों रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ नहीं किया जाता है। यानी कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो है उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन के फिनिश होने का बोध कराता है, इसलिए हम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को उनके साथ यूज नहीं करते। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इनका प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष से उसको देख चुका हूं। तो ये कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको आखिरी वर्ष देखा। ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, वह बीते हुए सप्ताह से आ चुका है। तो ये भी कोई अर्थ नहीं बनता, इसका करेक्ट क्या रहेगा, ही अराइव्ड लास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते आ गया है। शी हैज कम द अदर डे, वह दूसरे दिन से आ चुका है। एग्जैक्ट क्या होगा, शी केम द अदर डे। दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स है जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ कुछ आपको एडवर्बियल फ्रेजेज मिलेंगे जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। इनको पढ़ते हैं और इनके साथ साथ इनके मीनिंग को समझते हैं। जैसे फर्स्ट है एवर, एवर क्या एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है कभी या अभी तक किसी भी समय। एवर, नेवर कभी नहीं, अभी तक किसी समय नहीं। ऑलवेज हमेशा, सदा। ओकेजनली कभी कभी, ऑफन अक्सर, प्राय सेवरल टाइम्स कई बार। ऑलरेडी पहले से ही, पहले ही। यट अब तक, अभी तक, जब बोलने का टाइम आता है वहां तक की बात हुई है यट। जस्ट तुरंत। लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में यानी बीते हुए समय में जो कि नजदीक का है। सो फार अब तक, जहां तक। अप टू नाउ अभी तक, ये क्या है एडवर्बियल फ्रेजेज। अप टू प्रेजेंट वर्तमान समय तक। सिंस से, फॉर से, दोनों का मीनिंग सेम है, जिनके बारे में हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ वर्षों के दौरान। आगे दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स है, जैसे ही हैज कम रिसेंटली, इसको इस प्रकार से यूज किया जाएगा। ही केम रिसेंटली इस तरह से यूज नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली क्या है, ये एडवर्ब है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ना कि पास्ट टेंस में। शी हैज नॉट गॉन येट, ही हैज वर्क हार्ड हियर फॉर 5 years, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। इस तरह से यूज होंगे। ये सेंटेंस जो यहाँ पर बना के दिखाए गए हैं वो इनकरेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं उनमें से 2 प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों में सिंस और फॉर का यूज होता है। और साथ के साथ बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में 2 टाइप्स, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। इसलिए सिंस और फॉर के जो हम रूल्स पढ़ेंगे उन पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों फॉर और सिंस के रूल्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट हम फॉर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यूजेज ऑफ फॉर। तो फॉर का यूज हम कब करते हैं, फॉर का हम यूज करते हैं एक अनिश्चित अवधि के लिए। अनिश्चित अवधि मतलब इनडेफिनिट टाइम, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर टाइम की परिभाषा हम समझे तो टाइम हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इनडेफिनिट
पीरियड ऑफ टाइम और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में क्या रहेगा, जैसे 5 मिनट्स की बात करते हैं तो ये सर्टेन नहीं है कि 5 मिनट्स कब से कब तक। 5 आवर्स की बात करते हैं, 5 डेज की बात करते हैं, या फिर 10 मंथ्स की बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं। तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि हम किस पार्टिकुलर डे की, मंथ की या फिर ईयर की बात करते हैं। लेकिन डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, मंडे, संडे, मंडे या कोई भी वीकडे हो उसका नाम, वो हो गया सर्टेन टाइम। मंथ नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो गया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर मंथ आ चुका है। इसमें हम समझ चुके हैं कि एक निश्चित मंथ की बात हुई है, जनवरी की बात हुई है, जनवरी की बात हुई है। या फिर ईयर की बात करते हैं, जैसे 1999, तो 1999 की बात हुई है, एक सर्टेन ईयर की बात हुई है। यस्टरडे, कल की बात हुई है, तो यहाँ पर एक सर्टेन टाइम का हमें पता चल जाता है। तो सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और अनसर्टेन टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो पहले यहाँ फॉर के रूल्स आ जाते हैं, जिसमें यही बताया गया है। इनडेफिनेट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, जिसका रूल नंबर 1 बोलता है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस 5 मिनट्स जहाँ पे लिखा मिला उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सब के होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। या फिर मैनी, सेवरल, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो उसके बाद क्या जुड़ी होती है, मिनट्स। तो हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि ये क्या दर्शाते हैं, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर 30 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर मैनी मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ आवर जुड़ा है तब भी हम उससे पहले फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मैनी आवर्स या फॉर सेवरल आवर्स। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ डेज को जोड़ा गया है तब भी हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल डेज। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अगर वीक्स जुड़े हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर मैनी वीक्स, फॉर सेवरल वीक्स। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ मंथ भी जुड़ा हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ईयर्स भी जुड़े हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। उसके अलावा न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ डिकेड को जोड़ा गया, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स को डिकेड्स बोला जाता है, तब भी हम यूज करेंगे फॉर का। फॉर 3 डिकेड्स, फॉर 5 डिकेड्स, फॉर मैनी डिकेड्स या फॉर सेवरल डिकेड्स। रूल नंबर 8, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ सेंचुरीज भी जुड़ी है तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर 5 सेंचुरीज, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो ये थे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो उनके साथ मिनट्स जुड़ी हो, आवर्स जुड़े हो, डेज जुड़े हो, वीक्स जुड़े हो, मंथ जुड़े हो, ईयर जुड़े हो, डिकेड जुड़े हो, सेंचुरी जुड़ी हो, उनसे पहले हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे। या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव ना होके आपको ए मिनट मिलता है, यानी मिनट के साथ ए को जोड़ा गया है तब भी हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर ए मिनट्स। आवर जुड़ा हो एन के साथ तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का, फॉर एन आवर। तो मिनट्स और आवर ये क्या है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है। ए डे है तब भी फॉर लगाएंगे, ए वीक है तब भी हम फॉर का यूज करेंगे, ए मंथ है तब भी हम उससे पहले फॉर का यूज करेंगे, ए ईयर लिखा हो तब भी हम उससे पहले फॉर का यूज करेंगे, ए डिकेड लिखा हो फिर भी फॉर का यूज करेंगे, ए सेंचुरी लिखा हो फॉर का यूज ये सेंचुरी के लिए भी करेंगे। तो ये रूल नंबर 16 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको ए लॉन्ग पीरियड लिखा मिलता है, ये भी अनसर्टेन टाइम है। ए लॉन्ग टाइम मिलता है, वो भी अनसर्टेन टाइम है। एवर, ए वाइल, ए मोमेंट, ये शब्द आपको मिलते हैं तब भी आप फॉर का यूज करेंगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट। रूल नंबर 18, इसके अलावा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, किस तरह का, शुरू में लिखा हो द लास्ट या फिर द पास्ट, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि न्यूमरल नंबर्स, उसके बाद मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर कुछ भी जुड़े हो, डिकेड्स, सेंचुरीज कुछ भी लगा हो जो कि पीरियड ऑफ टाइम है ये, तब भी हम उससे पहले फॉर का यूज करेंगे। जैसे द लास्ट, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव 5 का यूज है, फिर आवर्स का यूज है, तो क्या बन गया, द लास्ट 5 आवर्स, तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। द लास्ट 6 ईयर्स, तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। द पास्ट 4 डेज, उससे पहले फॉर का यूज करेंगे। द पास्ट 6 ईयर्स, तब भी हम उससे पहले फॉर का यूज करेंगे। सीजन्स अगर लिखा है तब भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। जैसे फॉर 2 सीजन्स, फॉर
5 सीजन्स या फॉर मैनी सीजन्स। इसके अलावा मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, सिंपल खाली ये लिखे, इनके साथ किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ या फिर किसी आर्टिकल्स का ए या फिर एन का यूज नहीं किया, खाली ये लिखे, तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। 4 आवर्स, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स, 4 वीक्स। अब थोड़ा दूराभास आ जाता है। क्या दूराभास आता है? पीरियड ऑफ टाइम तो दिया हुआ है जो कि अनसर्टेन रहता है, लेकिन उसके साथ एगो लगा है। क्या लगा? एगो। तब हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। कैसे? हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 डेज, और सेकंड क्या है? हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 डेज। तो 5 डेज अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पे एगो का यूज नहीं हुआ, इसलिए फॉर इज करेक्ट, सिंस इज रॉन्ग। लेकिन ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखते हैं, हिज ब्रदर्स हैज बीन इल फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 डेज एगो, हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 डेज एगो। तब हम करेक्ट क्या मानेंगे? सिंस। 4 हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एगो लग चुका है। एगो के साथ अगर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है तब हम सिंस का यूज करेंगे। तो इसको आप एक बार और रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि 5 डेज एगो पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, बल्कि ये मोमेंट ऑफ टाइम होता है, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम होता है। ऊपर हमने एगो की बात की थी, अब हम ऑल की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगा है? ऑल। तो उसके लिए हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर ऑल डेज, फॉर ऑल मंथ, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डेज, ऐसे हम विदाउट फॉर यूज करेंगे, फॉर ऑल डेज के साथ यूज नहीं करेंगे। तो खाली हम यूज करेंगे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डेज। अगर ऑल पीरियड ऑफ टाइम के साथ जुड़ा है तब हम फॉर यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ आगे बताया गया है कि जो फॉर का मीनिंग होता है उसका मतलब तक होता है या फिर के लिए होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। सिंपल कोई भी टेंस हो, सिंपल टेंस होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, उसमें हम करते हैं फॉर का यूज। जैसे विनय वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स, तो यह सिंपल पास्ट टेंस है। शी गोज देयर फॉर 2 आवर्स एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई यंगर ब्रदर विल बी इन मुंबई फॉर नेक्स्ट 5 डेज, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आप समझ गए होंगे फॉर का यूज करना। अब हम सीखते हैं सिंस का यूज करना। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फॉर का हम यूज करते हैं एक अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का हम यूज करते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट टू पॉइंट टाइम के लिए, या फिर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो चीज निश्चित है। तो सिंस के क्या रूल्स होंगे? रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है नेम ऑफ डेज। डेज का, अगर किसी दिन का नाम लिखा है तब हम उससे पहले सिंस का यूज करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, क्योंकि ये सर्टेन है, डेफिनेट है। रूल नंबर 2, मंथ का नाम आ जाता है तब भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। ईयर का नाम आ जाता है, जैसे सिंस 1980, सिंस 1990, इस तरह से भी हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेज, दिन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ डे है। तो ये नाम जो लिखे रहते हैं उनसे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डाउन, सिंस डे ब्रेक, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डस्क, सिंस ट्विलाइट। रूल नंबर 5, अगर कहीं पे टाइम के साथ ओ क्लॉक, ए एम या पी एम लिखा हो तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 5 ओ क्लॉक, सिंस 7 पी एम, सिंस 6 ए एम, 6:30 ए एम। क्यों? क्योंकि ये सब क्या दर्शाते हैं? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। रूल नंबर 6, अगर आपको सेंटेंस में क्या लिखा मिलता है? यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस ईयर। नेम ऑफ सीजन्स, कोई भी सीजन्स है उनके नाम अगर आपको लिखे मिलते हैं, ऋतुओं के नाम आपको मिल जाते हैं, तो भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस समर। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल का भी नाम आ जाता है, वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, जैसे सिंस दीपावली, सिंस ईद, सिंस क्रिसमस, सिंस ईस्टर। नेम ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स आ जाता है उसका नाम लिखा होता है, जैसे अराइवल, बर्थ, ये सब क्या है? इवेंट्स है। तो वहां पे भी सिंस का यूज करेंगे। सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज डेथ, सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज मैरिज, सिंस देयर क्वारल।
रूल नंबर 11 जिसमें बताया गया है कि लास्ट के साथ क्या जुड़ा हो, किसी डे का नाम जुड़ा हो, किसी मंथ का नाम जुड़ा हो, या किसी ऋतु का नाम जुड़ा हो, या फिर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जुड़ा हो किसके साथ, लास्ट के साथ, तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे जैसे कि सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मार्च, सिंस लास्ट स्प्रिंग, सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस मंडे लास्ट, सिंस मार्च लास्ट, सिंस स्प्रिंग लास्ट, सिंस मिडनाइट लास्ट। लास्ट चाहे इनसे पहले जुड़ा हो या फिर इनके बाद जुड़ा हो, तो इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। द लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जुड़े हो तो हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे कि हमने रूल नंबर 18 पढ़ा था जब हमने फॉर के रूल्स पढ़े थे। तो इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम का। सिंस लास्ट वीक का अर्थ ए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 days एगो, यानी कि सिंस लास्ट वीक का जो मीनिंग है वो मीनिंग है 7 दिन पहले का एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फॉर द लास्ट वीक, इसमें जो है पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड, इसमें भी 7 दिनों की बात हुई है लेकिन वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस का यूज करके टाइम का यूज किया हो। तो यह स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके यूज क्या होते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं। 2 ही रूल्स है फिर इसके जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो इसके रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए करते हैं जो कि पास्ट टाइम में शुरू हुए थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में जारी है। जैसे सी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लेकर अभी तक नॉवल को पढ़ रहा है। तो इसके साथ सिंस और मॉर्निंग का भी यूज किया है, और सिंस प्लस टाइम का भी यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, गुड़िया हैज बीन सिंगिंग फॉर ए सॉन्ग फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर सेकंड बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज ऐसे एक्शंस के लिए भी करते हैं जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये खत्म हो गया, बंद हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक कायम है। तो इस तरह के केस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, सी हैज बीन क्राइंग, वाई हैव योर क्लोथ्स बीन सो वेट, या फिर आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसके सिर्फ 2 रूल्स थे। तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे दोस्तों पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, कोशिश करेंगे उसको एक वीडियो में फिनिश कर ले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो यहीं पर खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मिलकर बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी और आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब के साथ जब हम एस या ई एस जोड़ देते हैं वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या यूज करेंगे, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, किसका यूज करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन, हैज या फिर हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर लास्ट मिलेगा, उसके बाद टाइम मिलेगा। तो चारों को मैंने रिवाइज कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।